नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित सदस्यता कार्यक्रम के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया है कि ये एक दिन की नहीं बल्कि लगातार होती रही चोरी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हरेंद्र मलिक ने कहा है कि जिस व्यवस्था की निगरानी पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर हो रही है, उनमें कथित चोरी होना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां लगातार चोरी होती है वहां चोर और सिपाही दोनों मिले हुए होते हैं। सपा नेता ने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ राम मंदिर में चढ़ावा और बहुमूल्य दान दिया था। ऐसे में यदि उनमें अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो ये आम लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। हालांकि ये सभी आरोप हरेंद्र मलिक के बयान पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट के आने के बाद ही होगी। देखिए, मैंने कोई बयान जो दिया है जिम्मेदारी के साथ दिया, जो दिया आज भी दिया। मेरे से किसी साथी ने पूछा था, अब मैं भूल जाऊं, आप बता दो क्या बयान है, तो भूल गया। मैंने ये कहा कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं, हमें कुछ काम, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव हूं पार्टी, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम अलायंस के बारे में चर्चा करें। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है, कुछ काम राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दें। उनसे ज्यादा समझ है राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके। मैं 18 साल कांग्रेस में रहा हूं। राहुल जी हर बात को बारीकी से समझते हैं, सोनिया जी और प्रियंका जी हर बात को समझते हैं। कुछ काम उन पर छोड़ दें। अब ताजे ताजे वो आए हैं राजनीति, ताजे ताजे कांग्रेस में आए। मैंने कहा नहीं, मैं पुराना समाजवादी नहीं, मैं तो अभी आया। तो वो शायद इसकी यूपी की। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में बीजेपी नेता सागर रावत से जुड़े वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ सामने आया है। सागर रावत के खिलाफ आरोप लगने वाले कामगार अंकित ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि उसने दुकानदार के कहने और दबाव में आकर झूठा बयान दिया था। उसके अनुसार मकान बनवाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप बेबुनियाद था। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इंद्रापुरम के न्यायखंड 2 स्थित वार्ड नंबर 57 का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी नेता सागर रावत और एक स्थानीय दुकानदार के बीच कहासुनी दिखाई दे रही थी। वीडियो के साथ ये दावा किया गया था कि अवैध अतिक्रमण हटवाने और अन्य कामों के नाम पर पैसे की मांग की जा रही थी। अब अंकित ने कथित तौर पर कहा है कि उसने दुकान मालिक के कहने पर मीडिया के सामने सागर रावत के खिलाफ बयान दिया था। वहीं सागर रावत ने पूरे मामले में स्थानीय पुलिस को शिकायत देकर कथित साजिश की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। फिलहाल इन दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच की प्रतीक्षा की जा रही है। कोई पैसा नहीं दिया हमने, ना रावत जी का कोई नाम है। कहने पे वो तो दुकानदार के कहने पे बोल दिया। उसका काम कर रहे थे गेट बाहर रैंप बना रहे थे, वहाँ पे न्यूज वाले आए, उसने बोला बोल दो तो बोल दिया। तो कोई 40,000 कोई पैसा नहीं दिया हमने, और हमें सपोर्ट करते हैं रावत जी। तो किसने कहा आपसे किस तरह की बातें बोलनी है? दुकान वाले ने, जिसका काम कर रहे थे। क्या नाम है दुकान वाले का? अब नाम तो नहीं पता दुकान वाले का। उसको 1-2 घंटे काम था, वो काम करने गए थे, बाहर रिपेयरिंग थी। देखिए, जो दुकानदार यहाँ पे अतिक्रमण करके बैठे हैं और इनक्लोजमेंट करके बैठे हैं, पूरे लोगों को यहाँ पे परेशानी है, निवासियों को परेशानी है। वो मुझे फर्जी बताएं या उनके कहने से मैं फर्जी नहीं हो जाऊंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, मेरी माँ है पार्टी, और पार्टी ने मुझे पार्षद का टिकट दिया, पार्षद प्रत्याशी यहाँ पे बनाया। और जिस जनता ने मुझे 1800 वोट दिए, उस जनता के लिए मैं यहाँ पे निरंतर काम कर रहा हूँ। और काम को करते करते मैं जूझता हूँ। और लोग यहाँ पे अतिक्रमण करके जब आते हैं तो वो यहाँ पे हमें धमकाते हैं और हमारे को मारने की धमकी देते हैं। और जब गली में हम अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पे लड़ता है, तो उसके बिहाफ पे वो मेरे से अतिक्रमण हटाने के नाम पर लड़ाई करते हैं। और बाहर अतिक्रमण करने का जितना उनका हिसाब किताब आप देखेंगे, अभी मेन रोड पे आपको वीडियो मिलेगी तो आप देखोगे तो यहाँ पे निवासी बहुत परेशान है। मैं एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही नैतिक पार्टी का
कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारा छोटा नेता, बड़ा नेता सब हमारे सम्मानित नेता हैं और नैतिकता के साथ चलने वाले हैं, जनता के साथ चलने वाले हैं, जनता के लिए विकास करने वाले नेता हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। तो वहीं नोएडा एंटरटेनमेंट सिटी की 4.26% हिस्सेदारी के ट्रांसफर को लेकर चल रहे विवाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने माना है कि IL&FS समूह की कंपनियों द्वारा PCCL को शेयर का ट्रांसफर पूरी तरह वैध और कानून के अनुरूप था। NCLT के यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल और डीड ऑफ एंड हेरेस और पूर्व सूचना से जुड़ी सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि सभी शेयर धारकों की सहमति के बाद शेयर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित की जा सकने वाली संपत्ति है। इस फैसले के साथ PCCL के शेयर धारित अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिसमें नोएडा एंटरटेनमेंट सिटी के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। करीब 147.48 एकड़ में फैले इस परिसर में GIP मॉल, गार्डन गैलेरिया, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, वाटर पार्क और अन्य प्रमुख आकर्षण केंद्र मौजूद है। भूटानी इंफ्रा ग्रुप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे निवेश और विकास की नई गति को संभावना मिलेगी। तो वहीं नोएडा में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल संचालन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में किया गया अस्थायी बदलाव वापस ले लिया है। अब जनपद के सभी सरकारी और निजी विद्यालय सोमवार से यानी 6 जुलाई से अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार संचालित होंगे। इससे पहले 29 जून को जारी आदेश के तहत बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया था। वो व्यवस्था छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। अब मौसम में सुधार और तापमान सामान्य होने के बाद जिला प्रशासन ने वो आदेश निरस्त कर दिया है। सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वो पहले से तय नियमित समय के अनुसार कक्षाओं का संचालन करें। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि सोमवार से सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई सामान्य सारणी के अनुसार सुचारू रूप से शुरू हो सके। तो वहीं शामली के थाना भवन स्थित मोहल्ला छिपियान के प्राचीन कालियोवाला मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण से सरोवर कर दिया। यज्ञ हवन की पूर्णाहुति के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम, राधे राधे तथा हर हर महादेव के जय घोषों के बीच भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सिर पर मंगल कलश धारण किए महिलाओं की कतारें, हाथों में धर्म ध्वज लिए श्रद्धालुओं और भजन कीर्तन की मधुर धुनों ने पूरे नगर का माहौल भक्तिमय बना दिया। मंदिर से शुरू हुई यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंची। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती के साथ यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में शराब सेल्समैन से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। आम के बाग में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए 53,000 सेल्समैन का बैग और हिसाब किताब की कॉपी, आधार कार्ड, वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई की रात हाथी करौंदा स्थित देशी शराब ठेके का सेल्समैन आकाश 3 दिनों की बिक्री की नकदी लेकर घर वापस जा रहा था। दिल्ली देहरादून अंडरपास के पास बदमाशों ने उसे नकदी से भरा बैग लूट लिया। जांच के दौरान पुलिस ने अंकुर, सागर, सावेज और शाकिब और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि करीब 1.5 महीने पहले शराब के ठेके पर ओवर रेट को लेकर सेल्समैन से हुए विवाद का बदला लेने के लिए लूट की साजिश रची गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधी धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सफल खुलासे पर पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने बाबरी पुलिस टीम को 20,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। शामली के थाना भवन में पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्य बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल सुरक्षा मार्च किया है। इस दौरान उन्होंने
सरफरा बाजार, बस स्टैंड, बैंक, एटीएम और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि जनपद के अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने या सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गश्त के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हर समय सतर्क रहने, नियमित पैदल गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग करने तथा रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस या डायल 112 पर दें। निरीक्षण के दौरान एसपी ने यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की और अतिक्रमण से जुड़े समस्याओं का जल्द समाधान कर आवागमन सुचारू बनाए रखने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए। तो वहीं बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में नवजात शिशु का शव जमीन में दबा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये मामला गांव दौलतपुर की वाल्मीकि बस्ती का है, जहां सुअर बड़े में जमीन के भीतर नवजात का शव दबा होने की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिली है। सूचना मिलते ही नरसेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। नवजात को वहां किसने और किन परिस्थितियों में दफनाया, इसकी पड़ताल की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ साथ अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं शामली के थाना भवन क्षेत्र के ग्राम हसनपुर लोहरी में मिशन शक्ति फेज 5.2 के तहत बहु बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, बालिकाओं, वधुओं और सासों ने भाग लेकर महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधिकारियों ने दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, बालिकाओं की सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही महिलाओं से किसी भी समस्या की स्थिति में कानूनी सहायता लेने और बिना डर पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। सम्मेलन के दौरान नए 3 आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए दंड से न्याय की ओर की अवधारणा समझाई गई। इसके अलावा साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया सुरक्षा, छेड़छाड़ और बाल अपराध से बचाव के उपाय भी बताए गए। तो वहीं थाना भवन में रविवार को दोपहर हुई झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत दिलाई है, लेकिन नगर की जन निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है और तेज बारिश के बाद दिल्ली सहारनपुर हाईवे और बाजार के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश थमने के बाद नवाब मार्केट और पंजाब नेशनल बैंक के सामने हाईवे पर पानी भर जाने से वाहन रेंगते नजर आए। कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए, जबकि पैदल राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए जाम जैसे हालात भी बन गए थे। बारिश का पानी नवाब मार्केट में घुसने से दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हुआ। दुकानों के बाहर जलभराव के कारण ग्राहकों की आवाजाही भी कम रही। तो वहीं मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के रियावली नगला गांव में कथित दहेज हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारियों के निर्देश पर कब्रिस्तान में दफन गर्भवती महिला फरीन का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। मृतका के पिता फारूक निवासी हुसैनाबाद ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। शिकायत के आधार पर पति शाहिद, सास और ससुर यामीन के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष 15 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग कर रहा था। उनका यह भी दावा है कि 29 जून की रात फरीन की हत्या के बाद शव को रियावली नगला के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। फरीन की शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
मौत के कारणों और लगाए गए आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।